जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा राफेल की, राफेल के वेरिएंट बी, सी एंड एम की। और ये बात इसलिए कि कई लोगों को हमारे देश में संदेह है हमारे एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के ऊपर, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर। और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि राफेल गिर भी सकता है। बाकायदा पूछा है उन्होंने, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स डिड वी लूज, हाउ मेनी राफेल्स डिड वी लूज। तो इस वजह से मैं आज राफेल की बात करूंगा सविस्तार। साथियों, राफेल एक 4.5G फॉर जनरेशन, 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और जब मैं 4.5G बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह होता है कि कितने जनरेशन आगे तक हमारा एविएशन इंडस्ट्री पहुंच चुका है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स। तो अभी तक जो सबसे बेहतर मारक क्षमता का एयरक्राफ्ट बना है दुनिया में वो है 5th जनरेशन का 5G। और 5G एयरक्राफ्ट्स एज ऑफ नाउ या तो रूस में है जो उनके Su-55-57 है, या अमेरिका में है F-35 वर्सन, या फिर चाइना में है। और इनकी विशेषता यह है कि दे हैव द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। व्हेन आई से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसका रिलेशनशिप है रेडार से, वेदर दे कैन कम इन द स्कोप ऑफ रेडार और नॉट। ये मैं बाद में इवेंचुअली बात करता रहूंगा। थोड़ा सा मैं बता दूं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। वो ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि बेसिकली रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो मतलब रेडियो वेव, और दो वेव, ऑडियो वेव एंड रेडियो वेव। ऑडियो वेव जो हम सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, और रेडियो वेव मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर का फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज एक्सेट्रा। तो रडार काम करता है इको के प्रिंसिपल पे। हमने बताया था कि वी ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज एंड एबोव, अपने ट्रांसमीटर से। और डिटेक्शन मतलब वो जाता है, और अगर आपके कंट्री के जद में कोई एयरक्राफ्ट है, बाहर का एयरबॉर्न मटेरियल है, तो उसको स्ट्राइक करता है, टकराता है, एंड इट कम्स बैक। तो डिटेक्शन हो गया। एंड रेंजिंग, व्हेन आई से रेंजिंग, इसका मतलब यह होता है कि आपको पता है कि आपने किस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट किया है, तो उसके जाने में और टकरा के लौटने में कितना टाइम लगता है। तो जब आपको टाइम पता है और आपको स्पीड पता है, तो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम दैट लैटिट्यूड ऑल्सो इज बीइंग कैलकुलेटेड, एंड देयरफॉर आप पता कर लेते हैं कि वो जो स्काई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। और फिर एक्टिवेट होता है आपका फाइटर सिस्टम, रेडार यूनिट फाइटर सिस्टम को सिग्नल देता है, वो एक्टिवेट होता है, और उसको या तो सरेंडर करवाते हैं या मार के गिरा देते हैं। तो स्टेल्थ जो मैं बोल रहा था, स्टेल्थ ये होता है कि दे डू नॉट अलाउ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव to come back after strike. I mean, they absorb all the electromagnetic wave which is gonna strike that object. तो ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो राफेल में भी नहीं है, बट राफेल में इतनी सारी अन्य टेक्नोलॉजीज है जो हमारे रक्षा तंत्र को बहुत बहुत मजबूत बनाता है। तो मैं शुरुआत यहां से कर रहा था कि 4.5G का एयरक्राफ्ट जो एज ऑफ नाउ हमारे देश में 36 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी है दसो फ्रेंच में बोलते हैं, इंडिया में जो स्पेलिंग के हिसाब से डेसॉल्ट एविएशंस। जो बड़े बड़े एविएशंस की कंपनी है दुनिया में, या तो डेसॉल्ट है, या बोइंग है, या लॉकहेड मार्टिन है। तो डेसॉल्ट एविएशन भी एक बड़ी कंपनी है और उसी ने बनाया है ये राफेल के 3 वर्सन है, बी, सी एंड एम। बी मतलब कि ट्रेनर वर्सन, जिसमें एक पायलट बैठता है और एक को पायलट बैठता है। को पायलट तो नहीं बोलेंगे हम, पायलट को मास्टर बोलेंगे।
और को पायलट को ट्रेनर बोलेंगे। तो मास्टर पायलट आगे बैठेगा और ट्रेनर पायलट पीछे बैठेगा। तो ट्विन सीटर होता है ये टाइप बी। टाइप सी जो होता है वो फुल फ्लेज्ड फाइटर वर्सन है, जिसमें अकेला एक फाइटर पायलट बैठेगा। और टाइप एम वर्सन जो है वो नेवी को दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 36 राफेल जो हैं वो 3 स्क्वाड्रन में काम कर रहे हैं। और इनका जो परचेज था हम सब जानते हैं 14 दिसंबर 2018 को, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। एक्चुअली जहाज आ चुके थे 2016 में ही। खैर, मैं इतिहास बताता हूं। इतिहास ये था कि जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो 31 जैन 12 को ही बात हुई थी दसॉल्ट एविएशन से। एंड दसॉल्ट एविएशन से बात यह हुई थी कि 18 एयरक्राफ्ट तो एट द मोमेंट राइट नाउ दे देंगे, राइट नाउ इन द सेंस 31 जनवरी 2012 को, और बाकी के 108 एयरक्राफ्ट जो बचे दे वुड बी मेड इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एट बैंगलोर थ्रू अ टेक्नोलॉजी transfer, and again some more aircrafts will be made after this. I mean 18 plus 108 plus some more. और उस समय अब विवाद कहां से शुरू हुआ था वो मैं भी थोड़ा इसका राजनीतिक पक्ष भी डिस्कस कर लेता हूं। तो विवाद यह शुरू हुआ था कि उस समय जो कॉस्ट तय हुआ था वो हुआ था काफी कम पे, समवेयर 746 करोड़ ईच। बट जब एयरक्राफ्ट का कॉस्ट निर्धारण होता है ना, तो एक तो होता है फ्रेम, एयरक्राफ्ट विथ इट्स फ्रेम, ऑल द सिस्टम एंड फ्रेम। सिस्टम क्या होगा? इंजन होगा, फ्यूल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम होगा, रेडार सिस्टम होगा, अंडर कैरेज रिट्रैक्शन एक्सटेंशन सिस्टम होगा, फ्लैप होगा, एलिरॉन होगा, रडर होगा, एंड ओनली फ्रेम, दैट्स इट। इतने का कॉस्ट निर्धारण हुआ था लगभग 650 करोड़ पे। और ये 2012 की बात है। तो यहां पे दो दिक्कत आ गई। पहला दिक्कत तो यह आया कि इंडिया वांटेड डसॉल्ट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ राफेल which were going to be produced at HAL, बट क्वालिटी इंश्योर करने से मना कर दिया। बेसिकली जब भी कोई जहाज बनता है, उड़ता है, तो दो रेगुलेटिंग एजेंसीज है। वन इज जॉइंट एविएशन अथॉरिटी जो यूरोप में है, और दूसरा है FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में है। ये रेगुलेटिंग बॉडी है, इनके बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता एविएशन की दुनिया में। तो जहां भी कुछ भी बने ना, अगर एक स्क्रू भी लगता है जो आपको मार्केट में जाएंगे तो 7-8 रुपया में मिल जाएगा, जब वही स्क्रू एयरक्राफ्ट में लगता है तो उस स्क्रू का दाम हो जाता है 12,000। काहे? वो इस वजह से कि दैट स्क्रू नीड्स टू हैव एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट। एंड एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट इसलिए कि जो स्क्रू जो होगा आपके 5, 8, 10 रुपए का, वो सामान्य परिस्थितियों में उसको टाइटनेस मेंटेन करके रखना है। बट जो स्क्रू एयरक्राफ्ट में लगना है दैट हैज टू मेंटेन इट्स पर्पस एट पर्टिकुलर, आई मीन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट डिफरेंट हाइट, एट डिफरेंट प्रेशर, एट डिफरेंट स्पीड। सो एवरी आइटम जो भी जहाज में लगना है, स्क्रू से लेके और फ्यूजलेज तक, सबका एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन होना है। और इस वजह से डिफरेंट लेवल पे इवन क्लीन रूम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जहां पे जो पार्ट्स बनते लगते हैं ना, वो क्लीन रूम प्रोसीजर बोलते हैं। वहां पे जब कोई आदमी काम करता है, ही इज नॉट सपोज टू एक्सपोज हिज हेयर ऑल्सो, आई मीन हेयर में भी कुछ पहन के और ये सब पूरा ढक के और तब जाके काम करते हैं, बिल्कुल क्लीनलीनेस ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इस वजह से भी कॉस्ट बढ़ता है। एनीवे, तो मैं कह ये रहा था कि दो वजह से राफेल 2012 में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। पहला तो कि जो उन्होंने इंडिया मांग रहा था कि डसॉल्ट को कि आप मुझे ये दो, एक तरह से
यू इंश्योर करो कि हमारा क्वालिटी मेंटेन रहे। और दूसरा JAA जॉइंट एविएशन अथॉरिटी एंड FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियरेंस भी लाके दो। एंड डसॉल्ट एविएशन रिफ्यूज्ड दैट। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग एट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो OHL में प्रोड्यूस होने की बात खत्म हो गई उस समय, राफेल ने साफ साफ मना कर दिया। बट एक और बात थी जो दो वजह से डील नहीं हो पाया था उस वक्त। दूसरी बात यह थी कि आपको याद होगा 2014 में हमारे तब के रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने खड़ा होकर कहा था कि हमारे पास डिफेंस को अपग्रेड करने के लिए बहुत पैसे नहीं हैं, देयरफॉर वी कैन नॉट स्पेंड मनी फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ परचेजेस, जो बहुत बड़े स्तर की है। आई मीन उस समय भी अगर राफेल परचेज होता तो बहुत 1000 करोड़ रुपए लगने थे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने मना किया कि नहीं, हमारे पास नहीं है और हम इसको इस तरह से मॉडिफाई नहीं करेंगे डिफेंस को। खैर, नहीं हो पाया। फाइनली 2004 में एक और इलेक्शन होता है लोकसभा का, और एक दूसरी पार्टी भारत में आती है, और फिर उनको लगता है कि नहीं, हमारे डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे अभी एक जरूरत पड़ा, और अगर डिफेंस मजबूत ना होता तो शायद हम इतना अच्छे तरीके से सक्सीड ना कर पाते। तो इन्होंने ये कहा कि ओके, विल गो फॉर द राफेल ट्रीटी वंस अगेन। फिर इन्होंने बात किया डसॉल्ट एविएशन से, और इस बात यह हुआ कि देयर विल बी अ डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आई मीन बीच में कोई दलाल नहीं होगा। इसके पहले जब भी कोई अच्छा सौदा होता था बड़ा, तो ये लगभग एक अनरिटन रूल था कि दिस विल टेक प्लेस थ्रू अ दलाल। दलाल में क्रूड में बोल रहा हूं, इसको हो सकता है कुछ और बोलते होंगे, एजेंट बोलते होंगे, या और पता नहीं, मॉडिफाई करके कुछ कुछ बोल सकते हैं। तो खैर, इस बार तय हुआ कि नहीं, इट विल take place between government to government. I mean the deal would be government to government. खैर, ये डील फिर से हुआ, और ये डील हुआ 36 एयरक्राफ्ट, 36 मल्टी रोल 4.5G राफेल एयरक्राफ्ट आ जाएंगे अभी स्ट्रेट, और उनका कॉस्ट जो हुआ 36 का, वो हो गया लगभग 59,000 करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज 58,891 करोड़। और उसमें अगर 36 एयरक्राफ्ट आने थे, आप सिंपल डिवाइड करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि 1636 करोड़ एक एयरक्राफ्ट का दाम हुआ। तो हंगामा यहां पे हुआ था कि जो एयरक्राफ्ट का दाम एक बार 2012 में 746 करोड़ बताया गया था, अब वो 1636 करोड़ में क्यों खरीदा जा रहा है। एक्चुअली जब जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट, लोडेड फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, तो उसमें कई अन्य सिस्टम होते हैं, कई अन्य सिस्टम। नॉट ओनली द एयरफ्रेम के अलावा हार्ड पॉइंट्स होते हैं। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, और जो हार्ड पॉइंट हैं उनमें आप मिसाइल्स अटैच करते हो, उनमें आप गन फायरिंग यूनिट अटैच करते हो। आई मीन एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बात। और भी कई तरह के सिस्टम है। इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्ट सिस्टम है, जिसको इकास बोलते हैं, इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्ट सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम है। दूसरा है एक इकाम, जिसको बोलते हैं सेंटर इकाम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडेड मॉनिटरिंग, कंप्यूटर एडेड मॉनिटरिंग। एक्चुअली अब देखिए होता क्या है, राफेल का स्पीड है 1.5 मैक। व्हेन आई से 1.5 मैक, 1 मैक इज इक्वल टू 760 माइल्स एन आवर। तो 1.8 मैक का मतलब हुआ लगभग 1900 से ज्यादा, लिटिल लेस देन 2000 किलोमीटर पर आवर। तो 2000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई जहाज जा रहा है, और वहां से आप कोई बॉम्ब ड्रॉप करते हो या मिसाइल एक्टिवेट करते हो, तो इतना ज्यादा स्पीड में है कि उसके वजह से यू मे नॉट बी एबल टू हिट द टारगेट एक्यूरेटली। तो वहां पे आपको कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए, सेंसर्स चाहिए, पर्टिकुलर सेंसर की ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेकंड के हजारवां भाग का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब रिलीज कर दे बॉम्ब कैरियर बॉम्ब को या मिसाइल कैरियर मिसाइल को। हार्ड पॉइंट में कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से जो सारे अटैचमेंट जब इसमें ऐड हुए,
और 2012 से 2016 तक के बीच में जो भी महंगाई बढ़ना होगा वो बढ़ा होगा, तो ये कॉस्ट 1636 था। ये वाजिब था। जिन किन्हीं ने भी सवाल उठाए हैं, मैं उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाता हूं, इधर देशभक्ति पे या नॉलेज पे, या उनको गलत फीडबैक दिया होगा किसी महाधूर्त आदमी ने। तो खैर फाइनली ये 1636 करोड़ ईच में 38 एयरक्राफ्ट लाए गए। राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद गए थे फ्रांस। और जब यहां पे आया तो एक कंपनी बनी उसी समय, DRAL, डसॉल्ट रिलायंस एयर स्पेस लिमिटेड, जिसको कुछ ऑफसेट दिया गया। एक्चुअली ऑफसेट होता है अलाइड वर्क्स के लिए, और ये दिया जाता है, ये रेगुलर प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में ये होता है। तो ऑफसेट 50% का था, उसमें से 30% तो DRDO को मिला स्ट्रेट वे। जो DRDO है हमारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो 30% उसको ऑफसेट मिला था, और कुछ इनको मिला था अनिल अंबानी वाले कंपनी को। इनफैक्ट दोनों मिल के बना था, डसॉल्ट एंड रिलायंस। रिलायंस मतलब अनिल अंबानी वाला रिलायंस। तो इनको मिला था 20% ऑफसेट। इसके बारे में भी बड़ा हंगामा हुआ कि सरकार ने बेच दिया, अनिल अंबानी को बेच दिया देश तक। खैर ये होता ही है, भारत जैसे देश में जहां पे इतना बड़ा आबादी हो, ये सब चीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देयर वाज नथिंग अनयूजुअल, और ये एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आए। अब मैं आपको बताता हूं इसकी विशेषता, जरूरत क्यों थी इसकी। एज ऑफ नाउ भारत में लगभग 513 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। यूजुअली 42 स्क्वाड्रन होने थे, बट कुछ कम हो गया उस समय में जब भारत में पैसों की कमी थी, जब रक्षा मंत्री रोना रोया करते थे कि चाइना बॉर्डर पे हम रोड भी नहीं बना सकते क्योंकि उसी रोड से चल के चाइनीज हमारे देश में आ जाएंगे, और ऐसे लॉजिक को मानने वाले भी बहुत लोग हैं इस देश में। तो उस समय पैसे की कमी की वजह से हमारे स्क्वाड्रनों की संख्या भी घट गई थी। बट यूजुअली स्टैंडर्ड जो रक्षा के लिए जरूरत है वो है 42-43 स्क्वाड्रन। खैर, तो अब इस स्क्वाड्रन का जो फ्लीट था हमारा, MiG-21 का फ्लीट था, MiG-23 का फ्लीट था, MiG-25 एक रेकी एयरक्राफ्ट हुआ करता था हमारे पास, MiG-27 का फ्लीट था, MiG-29 का फ्लीट था। ये रसिया के सारे एयरक्राफ्ट थे। MiG मतलब माइकोविच गोरॉन। और इसके बाद हमने जगुआर भी खरीदा था, तो जगुआर भी हमारे पास है। मिराज 2000 है, हालांकि मिराज 2000 है पुराना एयरक्राफ्ट, लेकिन लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग के समय मारक क्षमता उसकी बहुत बेहतर। इसके बाद जरूरत हुआ कि ये सब पुराने लगभग 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के जहाज थे, 3rd जनरेशन के ही थे, तो नया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ढूंढा जाए। तो उसके लिए सिलेक्ट किया गया राफेल को। राफेल कई बार आता था, मैं खुद जब एयर शो होता था यलहंका बैंगलोर में, तो वहां पे देखा था कि राफेल बार बार आते थे और इनका अपना पूरा डिटेल्स बताते थे। बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट इंडिया ने खरीदा, और जो अप्रूव भी हो गया अब तो मैं राफेल की कुछ विशेषता बताता हूं आपको। राफेल एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। डेल्टा विंग मतलब डेल्टा शेप में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो एक्चुअली एरोफॉइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का है। एरोफॉइल शेप में अब मैं बताता हूं, एक जहाज को हवा में उड़ाने के लिए उसके ऊपर 4 फोर्स काम करते हैं। एक वेट ऊपर से नीचे की तरफ, एक लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ, एक ड्रैग जो सामने से फ्रिक्शन के तौर पे काम करता है, मतलब आगे से पीछे की तरफ, और एक थर्स्ट जो पीछे से आगे की तरफ। ये 4 फोर्स काम करते हैं। तो जब एरोफॉइल शेप में बोल रहा हूं, परफेक्ट एरोफॉइल शेप मतलब उसमें लिफ्ट ज्यादा होगा, वेट का असर नहीं होगा लिफ्ट के ऊपर, थ्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, और ड्रैग मिनिमम होगा। ये ड्रैग एक्चुअली चाहिए लैंडिंग के टाइम पे। और एक बड़ी विशेषता मैं एक और बताऊं, एक हमारे भाई साहब है जो बताते थे पटना एयरपोर्ट की जो लेंथ है वो बहुत कम है, 2000 मीटर से भी कम है, और यहां पे कोई जहाज उतर ही नहीं सकता। मैं बताऊं, राफेल कैन लैंड एट अ रनवे विच इज लेस देन 500 मीटर। अब समझिए, पटना के रनवे का लेंथ लगभग फिर भी 1800 मीटर है, 500 मीटर के अंदर राफेल लैंड कर जाएगा। टेक ऑफ तो और जल्दी करेगा। तो मैं राफेल की विशेषता बता रहा था। इसका
टेक ऑफ वेट मतलब मैक्सिमम वेट जो ये लेके उड़ सकता है वो है लगभग 25 टन, टू बी वेरी प्रिसाइज 24.5 टन, 24.5 टन इतना एयरक्राफ्ट। अब इसमें से लगभग 4.7 टन फ्यूल हो जाता है। जब मैं फ्यूल बोल रहा हूं तो इट इज एटीएफ, ये पेट्रोल डीजल नहीं है, ये है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द केरोसिन ऑयल। तो ये 4.7 टन हो गया आपका फ्यूल। और इसके बाद अब देखिए ऑल ऑफ वेट में क्या होगा, एयरक्राफ्ट का अपना वेट होगा जो लगभग 10 टन के आसपास है, और फ्यूल होगा जो मैं बता रहा हूं 4.7, तो 14.7 हो गया। अब ये लगभग 24.5 24.7 उड़ सकता है, मतलब 10 टन, 10 टन से थोड़ा कम मान के चलिए 9.5 टन। 1 टन मतलब 1000 किलो, तो 9,500 किलो पेलोड कैपेसिटी है इसका, अपार्ट फ्रॉम द फ्यूल। फ्यूल के अलावा 9,500 किलो ये पेलोड कैपेसिटी है। पेलोड कैपेसिटी में क्या होगा, मिसाइल्स होगा, गन्स होगा, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स होंगे, जो जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, इंप्रूव्ड रेडार सिस्टम होगा, तो ये सब होगा। इतना कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट इंडिया में और कोई दूसरा नहीं था, और प्रोबेबली दुनिया में भी बहुत कम है। तो ओवरऑल एम्प्टी वेट 10 टन, फ्यूल 4.7 टन एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो, ऑल ऑफ वेट 24.5 टन, और जो फाइटर मटेरियल्स है जो दुश्मनों को तबाह करने के लिए हम इस पे लोड करेंगे, वो हो गया लगभग 10 टन, 9.5 टन, 9,500 किलो। अब इसमें क्या क्या लगेंगे, इसमें जो 14 हार्ड पॉइंट हैं उसमें 3 एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल मीन्स ब्रह्मोस, 5 एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंड अनदर 4 जिसको आप एटम बम बोल सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, या अ बम विच हैज द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो इतना सारा लोड ले लेने के बाद ये लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, और 3000 किलोमीटर के रेंज में जाएगा। मतलब समझिए कि अगर कोई डिफेंस सिस्टम ना, अगर कोई रेडार काम ना कर रहा हो, तो ये पूरा पाकिस्तान घूम के एक बार में आ जाएगा, और ये दिखाया है इसने करके। तो अब इसके एयर टू एयर मिसाइल्स की मैं बात करूं तो ये है मेटोर है, माइका है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो इसके ऊपर है वो है स्कैल्प, वो है हैमर। लेजर गाइडेड बम्स कैन बी लोडेड, and it has the anti-ship capabilities also. It has the Exocet missiles, नावल स्कैल्प जो नेवी को एयरक्राफ्ट दिए गए हैं उसके लिए, और इसमें अन्य कई तरह के सेंसर हैं, जिसके वजह से जब मैं बोला था कि इसका दाम 746 से बढ़ के 1636 करोड़ क्यों हो गया, तो इसी वजह से हो गया कि देयर वर मेनी अदर इक्विपमेंट्स वर बीइंग अटैच्ड आफ्टर दैट। एक है RBI-2, AISA रेडार, फ्रंट सेक्टर एटॉनिक्स, एक है वार्निंग सिस्टम, all weather warning system, and very capable spectra warfare system। तो ये सब लेके एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट बनाता है डसॉल्ट का। इस एयरक्राफ्ट को, हमारा जो राफेल है, इसको 2 पावरफुल इंजन, जो इंजन आप समझते हैं एयरक्राफ्ट में 2 टाइप का इंजन लगता है, प्रोपेलर इंजन लगता है, जेट इंजन लगता है। यहां पे 2 जेट इंजन, एंड जेट मतलब 15 स्टेज का जेट। फ्यूल कैपेसिटी इज 4700 kg। ऑफ कोर्स पौंड में भरते हैं जब कभी भी एयरक्राफ्ट में। पौंड बेसिकली इंग्लैंड वालों का है, एंड केजी रसिया वालों का, इस तरह से हम देखें तो, क्योंकि ये जब जहां एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके हिसाब से वो
जो रीडिंग वगैरह उसका होता है वैसा ही होता है। फिर इसका हाइट राफेल का लगभग 5.25 मीटर, 5.25 मीटर। एक आदमी कितने का होता है? 1.8 मीटर टाइप का होता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर। 5.25 मीटर इसका हाइट है। इसका लेंथ है लगभग 15.25 मीटर लेंथ। देन इसका जो विंग एरियाज है वो भी है, विंग एरियाज भी होगा आई थिंक ठीक ठाक होगा। स्पैन लगभग अगर 15 मीटर का लेंथ है, 5 मीटर 5.25 मीटर का हाइट है, तो स्पैन भी होगा। ये विंग एरिया, ये जो इसको डेल्टा से में लाता है, तो ये भी होगा 10 मीटर का। तो 10 मीटर, जहां विंग के नीचे हम पाइलॉन होता है और वहीं पे हम लगाते हैं, जो हार्ड पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं। तो ये कॉम्बैट रेडियस अच्छा खासा लगभग 2000 किलोमीटर। रेंज मैंने बताया 3700 किलोमीटर प्लस। तो 3700 किलोमीटर प्लस मतलब पूरा पाकिस्तान। रेट ऑफ क्लाइंब द बेस्ट इन इंडिया। वर्टिकल भी आपने देखा होगा कभी इसको फ्लाइंग करते हुए राफेल को। आर्मामेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट। मिसाइल्स आई सेड एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस एंड न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम ऑल्सो, ASMPA, जिसको हम न्यूक्लियर मिसाइल बोलते हैं। एंड 5 और भी लगा सकते हैं। तो इतना बढ़िया सिस्टम, और इस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने वाले वो लोग जिनको कुछ भी नहीं पता एविएशन के बारे में, एविएशन का ABCD जिनको जानकारी नहीं है, आप वैसे लोगों के कभी भी भुलावे में ना आए। यू हैव वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल एट द मोमेंट विदाउट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट हो सकता है इससे बेहतर होगा। नेक्स्ट बार जब मैं बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आज के डेट में दुनिया की वॉरफेयर कैपेबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स, और उसमें इंडिया हम कहाँ रुकते हैं और हम कितने बेहतर हैं, अपने आप को कितना डिफेंस कर पाने में सक्षम है, और हमारे से बेहतर और कौन कौन देश है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय श्री राम।